सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग चर्चा कर रहे थे केमिकल काइनेटिक चैप्टर पर, जो आपका केमिस्ट्री का क्लास 12 का थर्ड चैप्टर है केमिकल काइनेटिक। उस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उसमें हम लोगों ने अपक्रिया का वेग पढ़ लिया था और अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे थे। तो अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले हमने आपको जनरली 4 फैक्टर्स बताए थे, 4 कारक बताए थे। उनमें से 3 कारक को मैंने आपको समझा दिया था। आज चौथे कारक की बात करेंगे। चौथा कारक इसमें बच्चों क्या है, जरा ध्यान देना। चौथा कारक है इसमें, आज में बच्चों आपको समझाना है उत्प्रेरक। इसको उत्प्रेरक, अपक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक में हम लोगों को आज पढ़ना है उत्प्रेरक को। आज समझते हैं हम लोग उत्प्रेरक। तो बच्चों इसके लिए देखो, अपक्रिया किसी भी अपक्रिया में मान लीजिए कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो रही है, तो उसमें जब भी हम कोई उत्प्रेरक डालते हैं तो उत्प्रेरक डालने पर निश्चित रूप से या तो फिर वह उस अपक्रिया के वेग को बढ़ा देगा या फिर उस अपक्रिया के वेग को घटा देगा। कोई भी रिएक्शन कराएं, यदि उस रिएक्शन में किसी उत्प्रेरक को इन्वॉल्व करते हैं, उत्प्रेरक को हम डालते हैं, तो डालने पर उत्प्रेरक या तो उसके वेग को बढ़ा देगा या फिर उसके वेग को घटा देगा। तो बच्चों, उत्प्रेरक किसी अपक्रिया के वेग को क्यों बढ़ा देता है और क्यों घटा देता है, इसको अगर समझना है तो इसके लिए हम आपको एक ग्राफ मेंटेन कर रहे हैं और उस ग्राफ के माध्यम से आपको हम समझाएंगे कि उत्प्रेरक अपक्रिया की दर को या अपक्रिया के वेग को किस प्रकार से घटाता है या बढ़ाता है। इसके लिए ग्राफ देखिए, ध्यान देना। जैसे बेटा ग्राफ खींचने के लिए आपको जो एक्सिस की आवश्यकता होती है, तो आपने 2 एक्सिस बनाई। एक आपने बनाई y अक्ष, ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे। एक बनाई y अक्ष और एक बनाई x अक्ष। अब ये y अक्ष जो है, ये मान लीजिए अपक्रिया की ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। इसको ऊर्जा को प्रदर्शित कर रहा है, ध्यान समझो बच्चों। और जो आपका x अक्ष है वो रेट ऑफ रिएक्शन, अपक्रिया की दर को प्रदर्शित कर रहा है। अपक्रिया की दर, ध्यान समझना बच्चों। देखिए, जैसे मान लीजिए हम आपके सामने कोई अपक्रिया लिखें, जैसे हमने लिखा A टेंड्स टू प्रोडक्ट। ये हमने बच्चों आपके सामने एक अपक्रिया लिखी। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दें कि अगर कोई भी अपक्रिया कराते हैं तो अपक्रिया कराने के लिए हमें अभिकारक की आवश्यकता होती है। अपक्रिया में क्या होता है, एक तो अभिकारक होता है, और बच्चों जब अपक्रिया हो जाती है या अपक्रिया होने लगती है तो हमें उत्पाद भी मिलता है। तो किसी भी अपक्रिया में आपको अभिकारक या उत्पाद दोनों आपको क्या होते हैं, मिलते हैं। लेकिन होता क्या है कि देखिए, अभिकारक या उत्पाद की बात करें तो अभिकारक की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है और उत्पाद की भी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। ध्यान सुनो बच्चों, कोई भी पदार्थ लेंगे, हर एक पदार्थ की अपनी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। कोई भी पदार्थ लेंगे उसकी खुद की कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। जैसे इस अपक्रिया में हम देख रहे हैं अभिकारक हमारा A है, इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। उत्पाद हमारा है, इसकी भी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। और बच्चों ये होता है कि अपक्रिया में कभी कभी अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज़्यादा होती है, कभी कभी उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक से ज़्यादा होती है। देखिए जरा ध्यान समझिए, जैसा कि मैंने बताया कि हर एक चीज़ की अपनी एनर्जी होती है। अभिकारक की भी एनर्जी होती है, उत्पाद की भी एनर्जी होती है। कभी कभी क्या होता है, अभिकारक की एनर्जी उत्पाद से ज़्यादा होती है और कभी कभी क्या होता है, उत्पाद की एनर्जी अभिकारक से ज़्यादा होती है।
जैसे यहाँ पर हम ये मान लें कि जो अभिकारक है, अभिकारक को अंग्रेजी में कहते हैं रिएक्टेंट, क्या कहते हैं, और उत्पाद को प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये मानकर काम कर रहे हैं कि जो रिएक्टेंट की एनर्जी है वो प्रोडक्ट की एनर्जी से कम है। ये मान लें कि अभिकारक की जो ऊर्जा है वो उत्पाद की ऊर्जा से कम है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा। कभी ये भी होगा कि उत्पाद की ऊर्जा अभिकारक की ऊर्जा से कम होगी। देखो दोनों बातें हैं, अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से कम हो सकती है या अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद की ऊर्जा से ज़्यादा भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम ग्राफ बना रहे हैं, ये मानकर बना रहे हैं कि इसमें अभिकारक की ऊर्जा कम है और उत्पाद की ऊर्जा ज़्यादा है। ध्यान से देखिए बच्चों, हमने ये मान लिया है अभिकारक की ऊर्जा कैसी है बच्चों, कम, उत्पाद की ऊर्जा कैसी है बच्चों, ज़्यादा। तो ये जो पॉइंट है ये तो आपको पता है कि मूल बिंदु होता है यहाँ पर 0,0, यहाँ के निर्देशांक होते हैं, अर्थात अभिक्रिया की दर भी यहाँ पर 0 है और ऊर्जा भी यहाँ पर क्या है, 0। अब बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर चलेंगे, जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे क्या होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। भाई नीचे से ऊपर जा रहे हैं ऊर्जा बढ़ेगी, इधर से इधर जाएंगे तो क्या होगा, अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। तो बच्चों जैसे हमने बताया कि अभिकारक की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ होगी, लेकिन 0 तो नहीं होगी। तो अभिकारक की कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी, मान लीजिए कितनी होगी, चलो इतनी मान ले रहे हैं, इतनी अभिकारक की ऊर्जा मान ले रहे हैं। मान लीजिए कोई अभिक्रिया लिया, अभिकारक लिया, हमने बताया ना कि कोई भी पदार्थ लेते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होती है। तो अभिकारक हमने लिया है जिसकी एनर्जी इतनी है, अब इतनी एनर्जी पर उसका कुछ ना कुछ वेग भी होगा, तो वेग के लिए इधर चलना पड़ेगा। यानी मान लीजिए पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, क्लियर, पहला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलता है, ये अभिकारक। ध्यान से समझोगे तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कुछ नहीं समझ में आएगा। अगर आपने ध्यान ना दिया तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर तुम्हारे लिए जस्ट एक चित्र टाइप का हो जाएगा। और अगर इसको समझना है बाय प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली दोनों रूप से आपको समझना है और इसका आगे यूज करना है, तो फिर आप कायदे में अपना दिमाग लगाए रखिए, वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। इधर उधर अगर दिमाग रहेगा तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो बच्चों ये अभिकारक की ऊर्जा है, किसकी ऊर्जा है, अब यहाँ पर हम मान चुके हैं कि अभिकारक से ज्यादा ऊर्जा किसकी है, उत्पाद की। देखो यहाँ मान चुके हैं, आप ये भी मान सकते हो, अभी मैंने क्या माना है, अभिकारक की जो ऊर्जा है अभिकारक की वो कम है उत्पाद से। आप ये मान सकते हो कि अभिकारक की ऊर्जा उत्पाद से ज्यादा है। देखो ये वाला ग्राफ तो हम बना रहे हैं, ये वाला ग्राफ आपको बनाना है, ये होमवर्क है आपका HW, ये आपको बनाना है। अभी क्या है, अभी अभिकारक की कम है उत्पाद की है, तो अभिकारक की कम है, अभिकारक की कम है, उत्पाद की ज्यादा होगी। मान लीजिए उत्पाद की बच्चों कितनी एनर्जी बताओ, इतनी एनर्जी मान ली, तो इतनी एनर्जी अगर उत्पाद की मान लेंगे तो देखो पहले अभिकारक की एनर्जी इतनी थी तो वेग कितना था, इतना था। अब जब एनर्जी बढ़ेगी तो वेग भी बढ़ेगा, तो चलिए इसका वेग मान लीजिए बढ़कर यहाँ पर आ जाए इस जगह पर, तो पॉइंट कहाँ पर मिलेगा हमें, यहाँ कहीं मिलेगा। बोलो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा बेटा, जब भी हम कोई अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें अभिक्रिया कराने के लिए अभिकारक के कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है। तो उन मॉलिक्यूल्स, मान लीजिए जैसे मान लो कोई अभिक्रिया करा रहा है उसमें हमें अभिकारक के 100 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ी, कितनी, 100 मॉलिक्यूल्स की। तो जब 100 मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है तो 100 मॉलिक्यूल्स हम डालते हैं। तो 100 मॉलिक्यूल्स डालने पर क्या सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी एक जैसी होगी, तो आंसर है सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कभी एक जैसी नहीं होगी। कैसे नहीं होती, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, एक पिता की 4 संतानें, एक पिता की 4 संतानें, आप खुद से सोचिए क्या चारों की तर्क शक्ति एकदम सेम होगी, क्या चारों के काम करने का तरीका, पढ़ाई लिखाई का सब एक जैसा होगा, तो जवाब है नहीं, क्योंकि आप लोग भी भाई बहन हो गए, कोई पढ़ने में अच्छा होगा तो कोई कम अच्छा होगा, तो सबकी अपनी अपनी तर्क शक्तियाँ होती हैं। ऐसे ही यहाँ भी अभिकारक के अगर हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए तो सबके पास में इक्वल एनर्जी नहीं होगी, कुछ के पास में एनर्जी ज़्यादा होगी तो कुछ के पास में एनर्जी कम होगी। जैसे मान लीजिए अभिक्रिया हम करा रहे हैं और अभिक्रिया कराने के लिए मान लीजिए हमने अभिकारक के कितने मॉलिक्यूल्स लिए बच्चों, 100, कितने मॉलिक्यूल्स लिए, 100। अभी बताते चल रहे हैं कि सभी मॉलिक्यूल्स के पास में समान एनर्जी नहीं होगी,
कुछ मालिक्यूल्स की एनर्जी ज़्यादा होगी तो कुछ मालिक्यूल्स की एनर्जी कम होगी। तो देखिए, मान लीजिए इसमें 20 मालिक्यूल्स ऐसे हैं, 100 हमने टोटल लिए थे, कितने लिए थे 100, उनमें से 20 मालिक्यूल्स ऐसे माने ले रहे हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा और 80 की एनर्जी कम है। अच्छा देखिए, जब भी कोई अभिक्रिया होती है तो अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग लेते हैं। जब भाग लेंगे तो इनकी एनर्जी बढ़ेगी, ध्यान देना, जब भाग लेते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ती है। तो देखिए इनकी एनर्जी बढ़ रही है, जब बढ़ती जाएगी तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। भाई देखो, आप ये समझिए, ध्यान समझिए, जैसे मान लो मुझे दूध मिला है और दूध से मुझे खोया बनाना है, तो हम क्या करेंगे, दूध को गर्म करते जाएंगे, उसकी एनर्जी बढ़ती जाएगी और लास्ट में जाकर तब कहीं खोया मिलेगा। तो एनर्जी बढ़ने से ऐसा ही होता है। तो ऐसे एकदम से तो है नहीं कि दूध डाला तुरंत खोया तैयार, ऐसा होता है क्या? दूध डाला तुरंत खोया तैयार, ऐसा तो होता नहीं, उसको भी होने में समय लगता है। ऐसे ही अभिकारक से उत्पाद भाई धीमे धीमे अभिकारक उत्पाद में कन्वर्ट होता है। जब एनर्जी बढ़ती जाती, लास्ट कंडीशन ऐसी आ जाती, उत्पाद में परिवर्तित हो जाता। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि ये कब उत्पाद में परिवर्तित होगा। देखिए, चलिए ग्राफ टाइप का बना रहे हैं, चलिए ये मान लीजिए, कहने का मतलब है देखो, अभिकारक की एनर्जी बढ़ेगी जैसे इस पॉइंट पर आ जाएगी, यहाँ पर इस जगह पर, फिर ये उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान समझो, अभिकारक अणु अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो भाग लेने पर क्या होता है, इनकी एनर्जी बढ़ती और जैसे इस पॉइंट पर आ जाती है फिर वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। तो ये उच्चतम बिंदु है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट है, इससे ज्यादा तो एनर्जी जा नहीं रही है कि जा रही। तो ये मैक्सिमम पॉइंट जो होता है, इसको बच्चों हम इधर से मिला लेंगे, ऐसे मिला लेंगे, ठीक। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये जो भी एनर्जी है, इसको बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसका नाम होता है, इस पॉइंट की जो भी एनर्जी होती है इसको हम कहते हैं, इस पॉइंट की जो भी एनर्जी होगी उसका नाम ये दे रहे हैं, इस पॉइंट की जो भी एनर्जी होगी इसको हम कह दे रहे हैं देहली ऊर्जा। क्या कह रहे हैं बच्चों? देहली ऊर्जा। जरा ध्यान से समझो बच्चों, ये क्या है? देहली ऊर्जा। क्या है बच्चों? देहली ऊर्जा। यहाँ से मैक्सिमम एनर्जी तक का, मतलब 0 से मैक्सिमम एनर्जी तक की जो भी एनर्जी होगी रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट कर रहा है और अभिकारक अणु, उसकी उच्चतम शिखर पॉइंट तक की जो भी एनर्जी डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? देहली ऊर्जा। अच्छा एक बार बताओ, ये इसकी क्या है? ये अभिकारक की प्रारंभिक एनर्जी है, ये क्या थी? अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा। ये प्रारंभिक ऊर्जा है भाई। अभिकारक की प्रारंभिक ऊर्जा, इनिशियल एनर्जी कौन सी थी? ये इतनी एनर्जी तो थी पहले से, और देहली ऊर्जा कितनी है? इतनी। तो इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, यहाँ के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होगा, इसको हम लोग बच्चों नाम देते हैं सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलते हैं? सक्रियण ऊर्जा। क्या नाम देते हैं बच्चों? सक्रियण ऊर्जा। ध्यान समझ में आए? अभिकारक अणुओं की प्रारंभिक ऊर्जा और देहली ऊर्जा के बीच का जो ऊर्जा अंतर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। अब बच्चों जैसे ही इसमें हम कोई उत्प्रेरक डालते हैं, क्या डालते हैं? जैसे ही हम कोई उत्प्रेरक डालते हैं तो उत्प्रेरक का काम ये होता है कि ये इस पथ को, ये जो लंबा पथ है, इस पथ को छोटा कर देगा, शॉर्ट कर देगा। ये क्या करता है? ये जो इतना लंबा पथ जा रहा था, इस पथ को इतना लंबा न करके छोटा कर देगा, ऐसे। इस पथ को ऐसे करना। तो जो मालिक्यूल्स, देखिए मान लीजिए समझो, यहाँ पे हमने कितने मालिक्यूल्स लिए थे बच्चों? 100 में से 20 मालिक्यूल्स तो ऐसे थे जो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाते थे, वो उत्पाद में परिवर्तित हो जाते थे। लेकिन 80 मालिक्यूल्स के पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं हो पाती थी कि वो यहाँ तक चले जाए।
बेचारे चढ़ते थे, इस कंडीशन तक आ पाते थे, फिर एनर्जी उनकी खत्म हो जाती थी, लो हो जाती थी, तो ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पा रहे थे, ये वापस पुनः रिएक्टेंट बन जाते थे। फिर से ध्यान सुनिए, 20 मॉलिक्यूल्स के पास में इतनी सफिशिएंट एनर्जी थी कि वो दहली ऊर्जा तक चले जाते हैं तो उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे। लेकिन जो 80 बचे मॉलिक्यूल्स, ये तो यहाँ तक नहीं जा पाएंगे, इनकी एनर्जी यहाँ बाद में कम हो जाती है, तो ये उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। अब उत्प्रेरक डाल देने पर जो मॉलिक्यूल्स यहाँ तक जा रहा था वो भी अब किसमें परिवर्तित हो जाएगा, उत्पाद में। तो अब बच्चों सक्रियण ऊर्जा, देखो पहले सक्रियण ऊर्जा इतनी थी, अब सक्रियण ऊर्जा कितनी बचेगी, इतनी ही तो बचेगी। बताओ सक्रियण ऊर्जा का मान घटा कि बढ़ा, घटा। भाई पहले सक्रियण ऊर्जा इतनी थी, अब सक्रियण ऊर्जा इतनी, तो सक्रियण ऊर्जा का मान घटा कि बढ़ा। तो उत्प्रेरक क्या कर रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को, उत्प्रेरक क्या कर रहे हैं, सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा रहे हैं। और जब सक्रियण ऊर्जा का मान घटेगा, जब सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होता जाएगा, सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी ही ज्यादा होती। देखिए पहले मात्र 20 सक्रिय, मतलब 20 ही अणु तो उत्पाद में परिवर्तित हो रहे थे, तो पहले 20 अणु परिवर्तित हो रहे थे, तो सक्रिय अणुओं की संख्या 20 थी। लेकिन उत्प्रेरक डाल देने पर पथ छोटा हो गया, अब पहले की तुलना में ज्यादा अणु जा रहे हैं। पहले 20 जाते थे, अब मान लो 80 जा रहे हैं, तो सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ गई। भाई जो अपक्रिया में भाग लेते हैं उन अणुओं को सक्रिय अणु कहते हैं। पहले 20 अणु ही सक्रिय थे, अब कितने हो गए, 80। तो उत्प्रेरक ने क्या किया, सक्रिय ऊर्जा के मान को घटाया, जिससे सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ गई, और सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ में आई बात। तो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक डालने पर क्या होता है बच्चों, उत्प्रेरक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देता है, और सक्रियण ऊर्जा के मान को घटा देने पर सक्रिय अणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिससे अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। समझ में आ गई बात नहीं है, समझ में आ गई। तो आप लोग ये ग्राफ बना लीजिए, थोड़ा सा ठीक से बनाइए, थोड़ा सा ग्राफ इसमें बन नहीं पाया है अच्छे से, आप लोग अच्छे से बना लेना। समझ में आ गई, वो चीज समझानी थी, उत्प्रेरक किस प्रकार से अभिक्रिया के वेग को घटाता है बढ़ाता है, वो चीज हमें समझानी थी। वो चीज आपकी समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बस वही मेन है, ठीक है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर से वो वाला आपको बनाना है। आज बच्चों आगे हम लोगों को इसी चैप्टर में आगे हम लोगों को पढ़ना है अभिक्रिया के वेग के विषय में। किसके विषय में पढ़ना है, अभिक्रिया के वेग के विषय में। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे वेग नियम। ध्यान से देखो बच्चों, क्या पढ़ना है, वेग नियम। बच्चों वेग नियम पढ़ना है। वेग नियम या वेग समीकरण क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये कोई अभिक्रिया हो रही है, ध्यान से देखना बच्चों, ये कोई अभिक्रिया हो रही है, मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रही है, तो किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर करता है। बच्चों जो वेग होता है ये किस पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर। तो हमने लिखा अभिकारक, क्या लिखा बच्चों, अभिकारक, और की सांद्रता, तो की सांद्रता लिखने की जरूरत नहीं, आप बड़ा कोश लगा दीजिए, इसका मतलब हो गया की सांद्रता। और बच्चों जैसे ये अभिक्रियाएं कराते हैं तो हर एक अभिक्रिया की कुछ ना कुछ कोटि होती है, तो यहाँ पर हम ये माने ले रहे हैं ये हमारी n कोटि की अभिक्रिया है। कौन से कोटि की बच्चों, n कोटि की। तो ये हम माने ले रहे हैं कि ये n कोटि की अभिक्रिया, तो यहाँ पर पावर लग जाएगा n, क्या लग जाएगा, n। अब बच्चों जरा ध्यान देना, वेग को हम लोग dx/dt से डिनोट करते हैं, किससे, dx/dt। अच्छा ये बताओ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का निशान हटता है तो एक कांस्टेंट लग जाता है,
तो यहाँ पर कांस्टेंट आ गया k, और अभिकारक क्या है बच्चों, a की होल पावर क्या लग जाएगा n। इस समीकरण को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेग समीकरण, और इस नियम को हम लोग कहते हैं वेग नियम। समझ में आई बात। किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है, ध्यान से देखो बच्चों, किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। किसी भी अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। अब जैसे ये n कोटि की अभिक्रिया तो पावर n, अगर प्रथम कोटि की होती तो पावर 1, द्वितीय कोटि की होती तो पावर 2। किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता के समानुपाती होता है। बच्चों प्रोपोर्शनल का साइन डालेंगे तो कांस्टेंट लग जाएगा। वेग को हम dx/dt से डिनोट करते हैं। अभिकारक हमारा ये था तो ये आ गया होल पावर है, यही वेग समीकरण है। आप इसको नोट कर लीजिए और हेडिंग डाल लेना पहले, वेग नियम या वेग समीकरण, वेग नियम या वेग समीकरण। हेडिंग आप लोग डाल लेना, वेग नियम या वेग समीकरण, वेग नियम या वेग समीकरण। और उसमें आपको लिखना है किसी भी अभिक्रिया के वेग, किसी भी अभिक्रिया का वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, किसी अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता, किसी भी अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को, किसी अभिक्रिया का वेग तथा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को वेग समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग समीकरण कहते हैं। फिर समझ लीजिए, किसी अभिक्रिया के वेग, किसी अभिक्रिया के वेग तथा अभिकारक पदार्थ की सांद्रता में संबंध स्थापित करने वाले समीकरण को क्या कहा जाता है, वेग समीकरण कहते हैं, तथा इस नियम को वेग नियम कहते हैं। इसके बाद में शेष आपको कल अगले वीडियो में बताया जाएगा।